नमस्कार। क्या आपको लगता है कि अब थोड़ा चलने पर ही सांस फूलने लगती है, या रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी थकाने लगे हैं, और ऊपर से खांसी जो हफ्तों से पीछा ही नहीं छोड़ रही? ये सीओपीडी के संकेत हो सकते हैं, जो धीरे धीरे फेफड़ों की ताकत को कम करती है और सांस लेना मुश्किल बना देती है। लेकिन अगर समय रहते पहचान हो जाए तो इसे अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे सीओपीडी के लक्षणों, कारणों, इलाज और इससे जुड़ी आम गलतफहमियों के बारे में। साथ ही जानेंगे इसे मैनेज करने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शब्द प्रकाश। आप ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल में सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग सर। यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम बात करेंगे सीओपीडी की। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को आसान भाषा में ये बताएं कि सीओपीडी क्या होता है। सीओपीडी की फुल फॉर्म जो है वो ये होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी मतलब कि फेफड़ों की बीमारी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ का होता है कि हमारी जो सांस लेने में और छोड़ने में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी रुकावट होती है। तो सीओपीडी की सिंपल भाषा परिभाषा ये हो जाएगी कि जो मरीज को सांस लेने में जो रुकावट पैदा हो रही है, सांस फूलता है, रुकावट होने की वजह से उसको सांस फूलने लग जाता है, उस बीमारी को हम सीओपीडी रूप देते हैं। सर, तो ये समझ में आया कि ये फेफड़ों की बीमारी है। अब क्या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं? सीओपीडी का ऐसा तो टाइप नहीं होता है मरीज के बीमारी के हिसाब से, लेकिन मरीज को किस रूप में प्रेजेंट करती है उसके हिसाब से दो मुख्य प्रकार होते हैं। उसमें आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा आता है एम्फाइसेमा। तो इन दोनों का प्रेजेंटेशन दोनों का डिफरेंट होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है उसमें मरीज को 3 महीने से ज़्यादा समय तक लगातार खांसी आ रही हो, उसके साथ में बलगम आ रहा हो, ठीक है, और वो नॉर्मल अपने मेडिकेशन वगैरह से रिजोल्व नहीं हुआ हो, तो उसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। प्लस उसकी एज भी ज़्यादा हो और प्लस वो स्मोकर हो, उसमें फेफड़े की जो सांस लेने की क्षमता है और छोड़ने की है वो कम हो जाती है। तो जो एम्फाइसेमा होता है उसमें फेफड़े की जो साइज एक नॉर्मल अपना आर्किटेक्चर होता है उससे बड़ा हो जाता है। बड़ा होने की वजह से जो उसकी लंग कैपेसिटी, सांस लेने की जो क्षमता होती है एक, वो खींचने में कम हो जाती है और छोड़ने में भी वो वापस जो एक ऑटोमेटिक हमारा लंग्स का पैसिव कोलैप्स बोलते हैं कि अपने आप कोलैप्स करते हैं और एक्टिवली हम सांस को खींचते हैं, तो पैसिव कोलैप्स की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। और पेशेंट्स का जो सांस लेने का एक डेड स्पेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसमें वो सांस का आदान प्रदान नहीं कर पाता। और जो इसके एल्वेलाई होते हैं उनकी साइज़ बढ़ जाती है, वो टूट जाते हैं स्मोकिंग की वजह से, तो फेफड़ों की साइज़ बढ़ जाता है। नीचे जैसे हमारी डायफ्राम मसल्स का फेफड़ों की सांस लेने में काफ़ी रोल होता है, तो वो उसका जो एरिया होता है वो फ्लैटेंड हो जाती है, तो एम्फाइसेमा बोलते हैं। तो आपने कहा इसमें सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी उनको और छोड़ने में भी दिक्कत। जी सर, कुछ सिम्टम्स तो आपने बता दिए हैं, पर इसके सिम्टम्स और किस तरह के हो सकते हैं? इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि यूजुअली जो सीओपीडी की बीमारी है वो मोर देन 40 ईयर्स के पेशेंट्स में होती है, ठीक है, और उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है, किसी भी पोल्यूशन या स्मोकिंग या चूल्हा स्मोक की लॉन्ग हिस्ट्री होती है, ठीक है। दूसरा उसका एक होता है कि जो बीमारी है वो एकदम से नहीं होती, वो प्रोग्रेसिव होती है, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ती है। पेशेंट से बोलते हैं, पूछते हैं तो बोलता है कि हाँ पहले मैं इतना चल पाता था, अब मेरी जो चलने की कैपेसिटी है वो पहले से कम हो गई है। जो अपने सेम एज ग्रुप के जो पर्सन्स हैं वो ऐसे जज कर सकता है कि जो मेरे सेम एज ग्रुप के पर्सन्स हैं जिनके साथ मैं मॉर्निंग वॉक में चलता था या खेलता था, उनसे मेरी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये एक बड़ा सिम्टम होता है, इसको हम क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिस्निया बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है। प्लस उसको इसके साथ में बाकी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो सकती है, ठीक है। दूसरा एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि पेशेंट को सांस ले रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, तो उसको अब छोड़ने के लिए मुंह खोलना पड़ता है और होंठ जो है गोल करके उसको परसोल्यूट ब्रीथिंग होती है। ये हमें सिम्टम या साइन मिल जाता है पेशेंट से। साथ में उसको सांस लेने में और छोड़ने में एक विसल जैसी आवाज़ सुनाई देती है, सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, उसको हम वीजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो टिपिकल सिम्टम्स वगैरह होते हैं। सर, आपने कहा कि वो अपने साथ वालों से कंपेयर कर सकता है, वो खुद अपने से पुरानी से भी कंपेयर कर ही सकता है कि मैं पहले एज के हिसाब से हमारी जो लंग कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है आफ्टर 30 ईयर्स की एज के बाद में, 25-30 ईयर धीरे धीरे कम होती है। लेकिन जिनको बीमारी होती है उनकी रेट ऑफ फॉल ऑफ लंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, उसकी ज़्यादा होगी तो सिम्टम्स को पहले अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। सर, अभी आपने बताया कि सीओपीडी होने के कारणों में एक तो स्मोकिंग है और उसके अलावा चूल्हे का धुआं है या पोल्यूशन है, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप, क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो आपने क्या नोटिस किया है कि ज़्यादा कौन होते हैं, स्मोकर्स ज़्यादा होते हैं या पोल्यूशन वाले दूसरे ज़्यादा होते हैं? सीओपीडी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो होती है वो जो स्मोकर्स होते हैं उनमें होती है, ठीक है।
और उसके बाद में हमारे इंडियन सिनेरियो में जो है वो जो चूल्हा स्मोक का एक्सपोजर रिसेंट ईयर्स में काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होता है। रूरल एरियाज़ में है, पेशेंट्स को पता नहीं होता है। तो चूल्हा स्मोक का सबसे ज़्यादा रोल है। पहले इंटरनेशनल लेवल में इस चीज़ को नहीं माना जाता, लेकिन अभी रिसेंट गाइडलाइन में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है। तीसरा जो होता है, आपका वर्क प्लेस जो है वो अगर पोल्यूटेड है, फैक्ट्रीज़ हैं, धुआं वगैरह है, या मेट्रो सिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, तो वो एक मेजर रीज़न होता है। ठीक है। प्लस आप केमिकल एक्सपोजर्स हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्रोनिक एक्सपोज हो रहा है, उससे आपके ब्रीदिंग में वो केमिकल्स जा रहे हैं, तो भी वो आपके लंग्स को डैमेज करता है। ठीक है। दूसरा एक ये होता है कि पेशेंट्स का अपने चाइल्डहुड टाइम में काफ़ी ज़्यादा उसको इन्फेक्शन वगैरह रहा है। ठीक है। तो उसकी लंग कैपेसिटी वगैरह कम हो जाती है, तो वो भी आपको सीओपीडी के रूप में लेटर एज में प्रेजेंट करता है। एक होता है कि पेशेंट को पहले ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया, उसके लंग डैमेज हो गए, तो पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को हम बोलते हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ सीओपीडी में आ जाता है, जो एक इन्फेक्शन के उसमें रूप में हो गया है। प्लस जन्मजात से अगर पेशेंट्स के लंग्स की कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन उसके कम है, ग्रोथ ही नहीं हो पाई उसकी प्रॉपरली, तो उसको भी पेशेंट अर्ली सीओपीडी में प्रेजेंट कर सकते सर, तो जैसे अभी आपने कहा कि अब थोड़ा सा जो चूल्हा स्मोक है वो कम हो गया है। बेशक सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी लोगों को, इवन शहरों में भी कई बार जिनके पास छतें होती हैं, तो वो अभी भी चूल्हे में खाना बनाना प्रेफर करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो एक वो है कि उन्हें चूल्हे की रोटी के उसमें, पर उसका साइड इफ़ेक्ट भी अगर कोई मरीज़ है तो उसके लिए तो डेफिनेटली रहता है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमारे गवर्नमेंट जो उजाला स्कीम निकाली थी, उसका रीज़न यही था कि जो चूल्हा स्मोक के जितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ किया जाए। सिलेंडर फ्री में बांटे गए कि गैस के सिलेंडर जो है एलपीजी गैस मिले उनको, ताकि वो उनका स्मोक एक्सपोजर कम से कम हो। ठीक है। अब कोई लग्जरी के लिए चूल्हा स्मोक ले रहा है, तो उसको आप प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, उसको समझा सकते हो। अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको ओपन एरिया में चूल्हा जलाना चाहिए, प्लस उससे बच्चों को जितना दूर हो सके रखना चाहिए। ठीक है। और जितना यूटिलाइज हो उतना ही जलाना चाहिए। ये नहीं कि चूल्हा जल रहा है, पूरे क्लोज एरिया में पूरे घर में धुआं धुआं हो रखा है, तो कोई भी सांस ले रहा है तो उसको दिक्कत महसूस हो रही है। तो अगर कोई लग्जरी के लिए एक दिन के लिए जलाता है, और भी जैसे सर्दियों में आग सेकने के लिए जला लिया, या कुछ रोटी बनाने के लिए अलग से जला लिया, या किसी घर में ऐसे चूल्हे की रोटी खानी है तो थोड़ी देर के लिए वो जला के, लेकिन ओपन एरिया में, प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया में होना चाहिए, या उसके धुआं का प्रॉपर डिस्पर्सन होना चाहिए। सर, भी आपने कहा 40 साल से ऊपर, यानी कि ये बीमारी फिर बच्चों में हो ही नहीं सकती? हाँ नहीं, छोटे बच्चों में ये नहीं हो सकती। अगर हाँ वो बचपन से ही पैदा होता है, क्लोज स्पेस में धुआं का एक्सपोजर उसका हो रहा है और है, तो 20-30 साल की उम्र में उसको जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा उसका, क्योंकि उसको मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपोजर उसको धुएं से हो गया बचपन से। उसके जब लंग ग्रो होने के टाइम पे उसका धुआं का एक्सपोजर, तो लंग प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे सिनेरियो में उसको जल्दी हो सकता है। तो सर, जैसे अभी आपने शुरू में बताया कि ये बीमारी धीरे धीरे ग्रो करती है, तो यानी कि ऐसा बहुत चांस होता होगा कि लोगों को पता ही नहीं चलता होगा इसके बारे में शुरुआत में। हाँ, हमारे जो मरीज़ हैं मोस्टली जो होते हैं वो एकदम सीवियर सीओपीडी की कंडीशन में ही हमारे पास में आते हैं। तो उससे पहले पता चलता है, तो या तो उसको सीओपीडी होने के कारण सुपर एडेड उसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको सिम्टम्स एग्जर्बेट कर जाते हैं, तब वो हमारे पास में प्रेजेंट करता है। ठीक है। और वो सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, तो वो सोचता है मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, और फिर वो उसी कंडीशन में चला जाता है। तो जब उसकी एक टर्मिनल स्टेज से आ जाती है, मोस्टली पेशेंट उसी टाइम आते हैं, लेकिन इसके स्टेजेज होती हैं 1, 2, 3, 4 टाइप की। और ये जो स्टेजेज होते हैं वो हम डिफाइन करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं पेशेंट के, और वो उसको डायग्नोसिस करने का एक गोल्डन पैरामीटर है। सर, तो जैसे आपने कहा कि लेट स्टेज में पता चलता है उनको, तो ऐसा क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिनसे वो पकड़ सकते हैं कि हमें सीओपीडी हो सकता है? अगर पेशेंट क्रोनिक स्मोकर है, या धुआं जैसी जगह में उसका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला उसका खुद को असेस करने के लिए कि मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने बराबर के एज के लोगों से कंपेयर कर ले कि मेरी जो चलने की कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी है, वो कम तो नहीं हो रही है, मेरे को कहीं सांस तो नहीं फूल रहा है। ठीक है। दूसरा ये कि उसको खांसी आ रही है, या खांसी नहीं आने के बलगम बार बार में आता है, रोज़ाना डेली आ रहा है, मोर देन 3 मंथ्स वगैरह उसको हो गए हैं, तो उसके एयरवेज में सूजन आती है, उसकी वजह से ये होता है, तो ये सीओपीडी का उसको एक टिपिकल सिम्टम मिल जाता है। सर, ये 2-3 महीने होने के बाद ही उसको, मतलब इतना तो वक्त लेगा ही। इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है ये, प्रोग्रेसिव, मतलब कि नॉन इन्फेक्टिव डिजीज। इतने समय बाद ही वो समझ पाएगा। पर शायद आपके पास पेशेंट्स और भी देर से आते होंगे। हमारे पास पेशेंट तभी आते हैं जब उसको ये लगता है कि अब तो मेरा सांस नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, उसका नाइट टाइम सिम्टम्स आ रहे हैं, रात में उसको सोया नहीं जाता सांस की वजह से, खांसता रहता है बिल्कुल भी,
तो वो खुद नहीं आता, उसके घर वाले लेके आते हैं, क्योंकि उनकी नींद भी उसके साथ में डिस्टर्ब होती है, जी। वो सो नहीं पाते। तो न वो खुद पेशेंट सो पाता है, न पेशेंट के रिलेटिव सो पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि रिलेटिव्स उसको लेके आते हैं, और वो स्मोकर होता ही होता है। सर ऐसा भी होता है क्या कि ये सिम्टम्स एक बार जैसे बढ़ी तो फिर वो सिम्टम्स बढ़ते ही रहेंगे, या फिर सिम्टम्स कभी किसी वक्त पर कम भी हो सकते हैं? मतलब क्या इसमें कुछ ऐसा भी कुछ ट्रिगर होता है? जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, जैसे उन्होंने कहा क्रोनिक डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है, एक्जिस्टनल है, वो सिम्टम्स से एग्जिवेट हो जाते हैं। जब पेशेंट का वायरल इन्फेक्शन होता है, सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब उसके सिम्टम्स से ज़्यादा हो जाते हैं, और उस टाइम में उसको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और जो इसके सिम्टम्स जो पहले वाले जो स्टेज है उसमें आने में टाइम लगता है, उसको हम COPD एग्जर्वेशन कहते हैं। तो ऐसे टाइम में, या उसको निमोनिया हो गया साथ में, तो वो उसके सिम्टम्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन वो पहले वाली स्टेज में नहीं हो पाता है, ठीक है। हमेशा धीरे 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 उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। और सबसे पहला उसका जो ट्रिगर फैक्टर है कि वो स्मोकिंग करता है। जब तक स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा तो उसकी प्रोग्रेस जो रेट है हमेशा बढ़ती बढ़ता ही रहेगी। छोड़ देगा तो प्रोग्रेस रेट डिक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले जो रीजन है उसको बंद नहीं करेंगे तब तक उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। स्मोकर्स के लिए तो ये सबसे ज़रूरी है पहले कि अगर COPD हो गया है तो स्मोकिंग से उनको, हो गया नहीं, अगर पी रहा है तब भी उसके लिए हार्मफुल है। वो तो है ही, पर अगर जिसको हो गया उसके लिए तो सबसे पहले शायद ट्रीटमेंट स्टेप ये है कि स्मोकिंग छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिससे हो रहा है उसको नहीं रोकेंगे तो कितना भी इलाज ले लें। हाँ, तो हमारे एक बुजुर्ग हैं, तो वो ये कहते हैं कि जलती हुई को पहले बुझाओगे ये सिलोगे, तो पहले बुझाना ही ज़रूरी है। तो आग बुझाना, स्मोकिंग छोड़ना सबसे पहले ज़रूरी है, ट्रीटमेंट तो बाद में देखा जाएगा। तो जिससे हो रहा है उसको छोड़ना ज़रूरी है। लेकिन सर ऐसा होता है कई बार गांवों में हमारा जाना होता है किसी वजह से, तो वहाँ लोगों से बात करते हैं, तो वो मान लीजिए वो 70-80 साल के हैं और उनसे कोई कहे कि आप ये बीड़ी क्यों पीते हो, तो कहेंगे देखो हमें तो इतने साल हो गए बीड़ी पीते, हमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मेंटालिटी भी हाँ हाँ बिल्कुल है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। एक 80 साल तक जी रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को तो सांस में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे को स्मोकिंग नहीं, लेकिन उसने कभी चेक नहीं करवाया है। वो जिस स्पीड से चल रहा है, उसका चलने की स्पीड, लंग कैपेसिटी उससे डिफाइन हो जाती है, कितनी दूर तक चल पाता है, तो वो उतनी दूर चलता ही नहीं होगा, ठीक है। उसकी जो मसल मास है वो कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कभी वो असेस नहीं करता। वो ये सोचता है कि मेरी ओल्ड एज की वजह से ही हुआ है। ओल्ड एज एक फैक्टर होता है, लेकिन उसके साथ में जो ये स्मोकिंग या बीमारी का, किसी बीमारी का होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है, और वो डेवलप होती ही होती है, और उससे उसकी कैपेसिटी डाउन होती है। सर COPD के बारे में, पॉल्यूशन है, बहुत सारा पॉल्यूशन तो हम सबको ही झेलना पड़ता है, और पैसिव स्मोकिंग भी बहुत सारी होती है, उससे भी हम नहीं बच सकते जब तक कि स्मोकर्स ये चीज़ नहीं समझते कि वो खुद को और दूसरों को भी नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कोई इसके लिए कोई प्रिवेंटिव तरीका भी है कि COPD से हम बच सकें? COPD से तो प्रिवेंटिव तरह के जो स्मोकिंग सिजेशन ही है सबसे बेस्ट तरीका हुआ कि कोई स्मोक कर रहा है उससे हम दूर रहें। प्लस आप पोल्यूशन हो रखा है तो मास्क लगा के बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह करने में जाते हैं जहाँ पे हाई पोल्यूटेड एरियाज होते हैं उनसे, ठीक है। दूसरा, जिनको COPD हो गया उसको उसके कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, उसका कॉम्प्लिकेशन जो मोस्ट कॉमन होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होना, यानी कि निमोनिया होना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना या अपर रेस्पिरेटरी, उसकी वजह से उसकी जो लंग कैपेसिटी काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, या उसको काफ़ी प्रॉब्लम महसूस करनी पड़ती है सांस लेने में। तो उसके लिए वैक्सीन से डेवलप की गई हैं, जिनमें निमोकोकल वैक्सीन है और एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो हर साल लगवानी चाहिए मरीज़ को, ताकि क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो वायरस है बार बार में अपना रूप बदलता रहता है हर साल, तो उसके लिए WHO अलग से एक गाइडलाइन जारी करता है, उसके वेरिएंट्स के हिसाब से वैक्सीन वो बनती है, और वो उसके जो सिम्टम्स एग्जर्वेशन हैं, उसके डिफ़िकल्टीज़ हैं, कॉम्प्लिकेशन हैं, बचाव में काफ़ी हेल्प होती है उससे। लंग कैंसर के भी चांसेस बढ़ते रहते हैं स्मोकिंग के जो पेशेंट होते हैं COPD के साथ में, तो हमें एक लो डोज CT स्कैन भी पेशेंट का करवाना चाहिए। तो पेशेंट को स्ट्रेस तो लेना ही नहीं होता, न देना होता है किसी को, न लेना होता है, कि स्ट्रेस नहीं। ये जो स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं, इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? जो कई बार लोगों को इनहेलर्स को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करना है ये भी थोड़ा नॉलेज नहीं होता। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है जो इनहेलर के आगे की साइड में जोड़ दी जाती है, ठीक है, और एक हिस्सा उसको अपने मुंह में लेता है, दूसरा इनहेलर को उसमें जोड़ दिया जाता है, बीच में ट्यूब आ जाती है। जब इनहेलर को प्रेस करता है, ठीक है, उसके साथ में वो जो मेडिसिन होती है वो उस चैम्बर में इकट्ठी हो जाती है। नेबुलाइजर में क्या होता है कि दवाई का एक सॉल्यूशन होता है, उसको मोटर के थ्रू हाई प्रेशर दिया जाता है, एयर दी जाती है, तो उससे भाप बनती है। बाईपैप मशीन ये सर घर पे भी एडवाइस करते हैं, और घर पे वो पेशेंट आराम से बाईपैप मशीन लेता है,
और ऑक्सीजन भी लेता है घर पे, लेकिन उसके साथ साथ में उसको अपना एंटीबायोटिक्स से जो है उसका काम ही ये होता है कि वो किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है, ठीक है। लेकिन मरीज को जब एक्यूट एक्जर्वेशन होता जाता है उसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। बाद में कलर चेंज हो जाता है इसका? हाँ, अगर उसका कलर चेंज हो गया तो उसको एंटीबायोटिक्स की हम ज़रूरत महसूस करते हैं। कितने समय में डॉक्टर को फॉलोअप के लिए मिलना चाहिए? एक्सरसाइज का क्या रोल है सर COPD को मैनेज करने में? एक्सरसाइज से क्या हुआ होता है सांस के थ्रू रात में, और है ये कि बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं उस म्यूकस में, और वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो जितना पतला बलगम हुआ तो लाइन्स में बताएं कि क्या ज़रूरी है COPD के पेशेंट्स के लिए भी और जो नहीं है पेशेंट्स उनके लिए भी। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो यूडेमोनिया क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, कोशिश कीजिए कि आप भरपूर सांसें ले सकें हर दिन।